नमस्कार, आपड़ो उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हादसों का सिलसिला जारी है। दरअसल मुख्यमंत्री धामी के प्राइवेट हेलीकॉप्टर की पंतनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से देहरादून वापस लौट रहे थे कि तभी अचानक मौसम में आए बदलाव के बाद आंधी और बारिश के बीच मौसम खराब होने पर पंतनगर में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक की, जिसको लेकर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पार्टी के सदस्यों ने ये मंशा जाहिर की थी कि हमें चिंतन की जरूरत है, जिसको लेकर पार्टी ने 13, 14 और 15 मई को उदयपुर में चिंतन शिविर रखा है। और क्या कुछ कहा हरीश रावत ने, वो सुनाएंगे आपको। पहले की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी, उसमें सदस्यों ने ये राय जाहिर की थी कि हमको बहुत गहरे मंथन की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो हारें हैं लगातार, ये कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज ऐसे पैदा हो गए हैं जिनके विषय में हमको अपनी रणनीति को नए सिरे से रीडिफाइन करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। तो उसके तहत कांग्रेस प्रेसिडेंट ने 13, 14, 15 को उदयपुर में ये चिंतन शिविर रखा है और उन्होंने 6 कमेटियां भी गठित की हैं, जिन कमेटियों ने कल ब्रॉड लाइंस जिन पर कमेटी काम कर रही हैं वो वर्किंग कमेटी के सामने रखे और कुछ संशोधनों के साथ जो है उस लाइन को वर्किंग कमेटी ने इंडोर्स किया और अब उन पर उदयपुर में 3 दिन गहरा चिंतन मंथन होगा। दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। दिक्कत तब पैदा होती है जब हम जो कानून है उसके छिद्र निकाल करके दुरुपयोग करते हैं और आप लोकतंत्र के अंदर आवाज़ दबाने के लिए, क्रिटिसिज्म को थ्रोटल करने के लिए, क्रिटिसिज्म को बंद करने के लिए यदि इस कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ये तो कुकानून हो गया। तो किसी भी कानून को कुकानून बनने से रोकने पर सुप्रीम कोर्ट यदि विचार करता है तो अच्छी बात है। और मगर मैं समझता हूँ कि राजनीतिक दलों को इस विषय में स्वयं भी एक आचार संहिता होनी चाहिए कि सरकारें किस तरीके से कहाँ पर इस कानून का उपयोग करें। पटना के एक मामले में वहाँ के हाईकोर्ट ने जो कहा है मैं समझता हूँ वो पर्याप्त है, लेकिन उन्होंने जो बॉर्डर लाइन बनाई है उन बॉर्डर लाइन को क्रॉस किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जो भी फाइनली तय करेगा मैं समझता हूँ अच्छा ही होगा। बल्कि मुझे याद है 1990 में जब ये घटनाएं हुई थी तो पार्लियामेंट में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस ने, राजीव गांधी जी ने स्वयं इस मामले पर बहुत गंभीर चिंता व्यक्त की थी और पार्लियामेंट में कई बार ये मामला उठा था। उस समय बीपी सिंह जी की सरकार थी और मुफ्ती सईद साहब गृह मंत्री थे, बल्कि वो सरकार को भाजपा का सपोर्ट था और हम लोगों ने भाजपा पे भी कटाक्ष किया। हमने कहा भाई आप ऐसी सरकार दे रहे हैं जो इस तरीके से कश्मीर के अंदर लोगों की हत्या कर रहा है, अपहरण कर रहे हैं, लोग बहुत विभत्स समाचार आ रहे हैं, आप इसको रोकने में फेल हो गए हैं। और जिस तरीके से रुबिया सादिक के मामले में जो आतंकी थे, कुख्यात आतंकी थे, उनके साथ एक्सचेंज हुआ उसको रिलीज कराने के मामले में, उसने कश्मीर की सारी फिजा बिगाड़ी थी। तो उसका अंत कितना दिखाया जाना चाहिए और लोग देखते हैं और अपने मन में विश्लेषण करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस पर कोई वो नहीं है, बल्कि हम ऐसा न हो ये हमारा संकल्प होना चाहिए। ब्लास्ट छोटा हो या बड़ा हो चिंतापूर्ण है। और पंजाब में
पंजाब हमारा सीमांत प्रांत है, अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रांत है। अब तो जनता की चुनी हुई सरकार है, उस पर हम कैसे वो सत्ता में आए वो तो हम उस पर तो टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, मगर जो बीच वहाँ सत्ता में हैं उनको इस तरीके की घटनाओं को बहुत गहराई से लेना चाहिए और ये भाजपा और आप की तू मैमे के बजाय जो है वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर पर दोनों को कंसंट्रेट करने चाहिए। सेंटर को इंटेलिजेंस इनपुट राज्य को देने चाहिए, राज्य को उसके अनुसार जो है वहाँ फिर कोई ऐसी घटना न हो उसके। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा को लेकर ट्वीट किया। ट्वीट में सीएम धामी ने लिखा कि पद्म विभूषण से अलंकृत प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और उनके परिजनों प्रशंसकों को इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा सीट पर 31 मई को होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। बीजेपी के प्रत्याशी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस पूरी तैयारी के मूड में नजर आ रही है, जिसको लेकर कांग्रेस ने चंपावत उपचुनाव के लिए 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची में केंद्र से लेकर राज्य तक के नेताओं के नाम शामिल किए हैं। इस लिस्ट में खास बात यह है कि इस चुनाव के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी स्टार प्रचारकों में शामिल है। चंपावत उपचुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाए जाने को लेकर जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। जिलाधिकारी ने चंपावत विधानसभा के सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि उपचुनाव में बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उपनिर्वाचन 2022 में अधिक से अधिक मतदान हो, इसलिए आज हमने स्वीप रथ का भी यहाँ पे संचालन किया है, जो शहर में घूम घूम के लोगों को जागरूक करेगा और इसमें गानों के माध्यम से और पोस्टर्स के माध्यम से, पैम्पलेट्स के माध्यम से भी लोगों। पुलिस विभाग उत्तराखंड में तेलंगाना की तर्ज पर जेल डेवलपमेंट बोर्ड के गठन की तैयारी में है। बता दें कि जेल डेवलपमेंट बोर्ड गठन के लिए जेल विभाग ने शासन को प्रस्ताव भी भेजा है। इसके मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड की जेलों की व्यवस्थाओं में सुधार और स्किल्ड कैदियों के साथ अन्य कैदियों को हस्तकला, कौशल, रोजगार से जोड़कर जेलों के राजस्व को बढ़ाना है, ताकि राज्य की जेलों के उत्थान के लिए सरकार की निर्भरता को कम किया जा सके। पुलिस विभाग के मुताबिक अगर उत्तराखंड में जेल डेवलपमेंट बोर्ड का गठन होता है तो इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही प्रमुख सचिव, गृह से लेकर जेल आईजी जैसे आलाधिकारी इसके सदस्य होंगे। एक कॉर्पस रहेगा जिसमें एक जेल डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा और उस कॉर्पस से रॉ मटेरियल लिया जाएगा। हमारे कई जेलों में उद्योग से संबंधित, छोटे छोटे उद्योगों से संबंधित फर्नीचर है, जैसे कहीं रिंगाल का निर्माण हो रहा है, कहीं ऐपड़ कला का चित्रकारी हो रही है, कहीं हमारे सितारगंज में खेती हो रही है। तो इन सबको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म करने के लिए जेल डेवलपमेंट बोर्ड के गठन की आवश्यकता है। इसमें सिस्टमेटिक रूप से काम होगा और छोटी मोटी जो आवश्यकताएं हैं वो जब हमारा एक कॉर्पस बन जाएगा तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम शासन को नहीं लिखेंगे और जिससे बहुत विलम्ब होता है और फिर काम खराब हो जाता है, वो उनसे बचा जाएगा। इसमें हमारे जो स्किल लेबर हैं, जो इस समय लायबिलिटी है स्टेट की, वो वर्कफोर्स के रूप में आएंगे, उनकी अपनी कमाई होगी और जेल विभाग की कमाई होगी, जिससे अल्टीमेटली हम एक धन संचय होगा जो जेल में कल्याण के कार्य होते हैं।
चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक चारधाम में मध्य रात्रि बारिश के बाद ओलावृष्टि का अनुमान भी लगाया जा रहा है। इसको लेकर विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह चौहान ने यात्रियों को सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए हैं। और आज भी उसी तरह की एक्टिविटी जो है, मैं ये कहूँगा कि जो हमारे हिली एरियाज हैं तो उसमें अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश आज भी जो है और रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो आज भी रहने वाली है। मैदानी क्षेत्र में जहाँ तक बात है तो वहाँ उसमें भी कहीं कहीं पर जो है हल्की रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिलेगी। बाकी जो ज़्यादा एक्टिविटी है वो पहाड़ी क्षेत्रों में है। कल अगर आप बात करेंगे मौसम की तो जो एक्टिविटी वो कम हो जाएंगी। फिर भी जो हमारे कुमाऊं क्षेत्र के जो पहाड़ी क्षेत्र है और इसी तरह जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी और चमोली गढ़वाल क्षेत्र के, तो उनमें कहीं कहीं पर हल्की बारिश थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उसमें कल भी देखने को मिलेगी। परसों से करीब करीब मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। एका दुक्का डिस्ट्रिक्ट जिसमें कि आप ये कह सकते हैं कि जो है पिथौरागढ़ है या बागेश्वर है, थोड़ी बहुत एक्टिविटी उनमें मिल सकती है। बाकी ज़्यादातर ज़िलों में जो है, जनपदों में जो है मौसम वो साफ रहने वाला है। तो 12 से लेकर अगर 15 तक की बात करें तो उसमें जो मौसम है ज़्यादातर ज़िलों में जो है वो साफ रहने वाला है। लेकिन 16 तारीख से फिर से एक पश्चिम विक्षोभ आएगा, जिसकी वजह से फिर से जो है जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो देखने को मिलेगी। जहाँ पर रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चलती है तो थोड़ी देर के लिए जो एक्टिविटी है जिसमें कि तेज़ हवाएं हैं या थंडरिंग है या कहीं पे ओलावृष्टि भी गिर रही है, तो उस समय ये है कि जब आपको थंडर सुनाई दे रहा है पहले, तो आप थोड़ी देर रुकें सेफ जगह पे, जिससे कि जो है जो ओलावृष्टि है या जो तेज़ शावर है उसके चपेट में आप ना आए या तेज़ हवा। उत्तराखंड क्रांति दल ने सहकारी बैंक भर्ती निरस्त कराने की मांग करते हुए घोटाले की एसआईटी जांच करने की मांग की है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि अगर ये भर्तियां निरस्त नहीं हुई तो एसआईटी जांच नहीं की गई तो फिर उत्तराखंड क्रांति दल व्यापक जन आंदोलन शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि सहकारी भर्ती घोटाले की जांच सहायक निबंधक स्तर के अधिकारी कर रहे हैं, जबकि भर्ती करवाने में सहकारी बैंक के निबंधक और चेयरमैन की भूमिका है। ऐसे में कोई भी जूनियर अफसर कैसे सीनियर अफसर की जांच कर सकता है। हजार से ऊपर भर्तियां हैं और ये सब पिछले 4-5 सालों में 1000 से भी ज़्यादा भर्तियां हुई हैं, जो बिना किसी काडर के, बिना किसी ढांचे के स्वीकृत होते हुए भी हुई। तो सीधे सीधे ये भर्ती घोटाला है। जो यहाँ के मूल निवासी नहीं है उनकी भी भर्तियां की गई हैं बिना किसी चयन प्रक्रिया अपनाए हुए। तो हमारी ये मांग है कि इसमें भारी पैसे का भी लेन देन हुआ है, जिसके डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं कि किस तरीके से जो बैंक में कनिष्ठ सहायक हैं, 4th क्लास के कर्मचारी हैं, उनके बैंक खातों में मार्च के महीने में लाखों रुपए का लेन देन हुआ है। इस पूरे सारे खातों की जांच की जानी चाहिए। हमने नीरज बेनीवाल जी से भी यही मांग की है कि आप भी अपने स्तर पे डॉक्यूमेंट करिए, और हमारे पास भी जो डॉक्यूमेंट है हमने कुछ डॉक्यूमेंट उनको भी अवेलेबल करवाए इसीलिए। लेकिन हमारी फिर भी ये मांग है कि इसकी जांच एसआईटी से की जानी चाहिए। अगर ये जांच एसआईटी से नहीं होती है, विभागीय जांच के नाम पर इसकी लीपापोती होती है, तो फिर हम। और यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। श्रीनगर में यातायात नियमों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो चुका है। यात्रा काल को देखते हुए अब पुलिस सड़क के किनारे खड़े वाहनों को थाने में ले जाएगी, जिसमें अभी तक पुलिस श्रीकोट से लेकर श्रीनगर से राजमार्ग पर खड़े करीब 1 दर्जन से अधिक वाहनों को क्रेन से उठाकर महिला थाने ले जा चुकी है। वहीं पुलिस ने अपने अभियान के पहले दिन 58 चौपहिया वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें 15 वाहनों के चस्पा चालान किए गए, जबकि 21 वाहनों का चालान यातायात ऐप द्वारा किया गया। आपको बता दें कि बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। यात्रा काल के दौरान नगर में जाम की स्थिति न बने, इसके लिए पुलिस अभी से मशक्कत में जुट गई है।
आने वाला था तो मैंने इनकी गाड़ी देख दी, ठीक है। मैं चाबी लेके खड़ा हूँ, इन्होंने जो है मेरे को धक्का मार के किनारे कर दिया। अब गाड़ी को टच करके थाने ले गए ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितनी सारी गाड़ियाँ, ये अलाउड है क्या? आपके पीछे देखिए ये गाड़ी खड़ी है जिसकी मैंने फोटो में ले ली, अलाउड है क्या? ना, कम से कम ये है कि नियम हमारे नियम है, नियम सबके लिए होना चाहिए। आज जब मैं चाबी लेके खड़ा हूँ, ठीक है। मनीराम मार्ग स्थित गली नंबर 8 में नगर निगम द्वारा किए गए पेंच वर्क की जांच करने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे, जहां खराब गुणवत्ता पाए जाने पर उन्होंने सहायक नगर आयुक्त को फटकार लगाई। तिलक मार्ग में नाली की नियमित सफाई न होने पर सफाई निरीक्षक से भी सवाल जवाब किए। आपको बता दें, लगातार शिकायतें मिलने पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने पहुंचे थे। तभी कूड़ा देख कैबिनेट मंत्री का पारा चढ़ गया और सहायक नगर आयुक्त को जमकर फटकार लगाई। मनीराम रोड पे लोगों की जहाँ जो शिकायतें आ रही थी कि एक तो वहाँ जो नालियों की सफाई प्रॉपर पिछले काफ़ी टाइम से नहीं हुई, और वहाँ कोई एक सड़क का कोई डामरीकरण या पैच बनाने का काम हुआ जो अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ, वो उखड़ना शुरू हो गया। तो जनता की शिकायत पे लगातार मेरे संज्ञान में जब बात आ रही थी तो मैं आज जाके मौके का निरीक्षण किया तो मुझे वास्तव में पाया कि ना तो वहाँ नालियों की सफाई वहाँ पे हो रही थी। एक प्लॉट था जिसपे बहुत बुरी हालत वहाँ पे कूड़े की थी, डंप हो रखा था, नालियों से दुर्गंध आ रही थी। मैंने खुद एक डंडी लगा के मैंने वहाँ पे दिखाया भी, वहाँ पे जो अपने SNA हैं कि वो डंडी ऐसे घुस रही थी कि गारा जो मलबा है वो कितना उसमें जमा था, यानी सफाई नहीं हुई। और उसके साथ साथ वहाँ पानी की भी एक समस्या मुझे बताई गई कि किल्लत थी पानी की। तो वहाँ के जो जल संस्थान के अवर अभियंता को मैंने वहाँ बुलाया और साथ में मौके पे से ही मैंने सहायक अभियंता से बात की ताकि वहाँ पे पानी की प्रॉपर व्यवस्था जनता को मिले। और ये जो वहाँ पर नगर निगम के जो लापरवाही वाले काम थे, मैंने कहा शाम तक मुझे इसकी जानकारी चाहिए, क्या कार्रवाई वो कर रहे हैं, और यदि यही स्थिति रही तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत दुखद होगी। हल्द्वानी से शुरू हुई 44 दिवसीय सद्भावना यात्रा रामनगर पहुंची। सद्भावना यात्रा में शामिल सर्वोदय मंडल के सदस्यों ने शहीद सैनिकों और राज्य निर्माण आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले दिवंगत राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य आंदोलनकारी उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रभात ध्यानी के संचालन में शहीद पार्क में संक्षिप्त सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सद्भावना यात्रा की अगुवाई कर रहे पद्मश्री बसंती बहन इस्लाम हुसैन और साहब सिंह सजवान ने कहा कि इस यात्रा का मकसद भारत की गंगा जमुनी संस्कृति को बनाए रखना है और विभिन्न धर्मों जातियों में बटे समाज में सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता बनाना ही मकसद है। वो समाज में व्यापक भाईचारा, शांति, सद्भाव का माहौल बनाने का है। ये जो उत्तराखंड सद्भावना यात्रा निकाली जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य हम लोग चाहते हैं कि समाज में सद्भावना है। कुछ ऐसे तत्व हैं जो समाज में सद्भावना नहीं कर रहे हैं, वो अशांति पैदा कर रहे हैं। हमारा इलाका गरीब इलाका है, हमारा इलाका पिछड़ा इलाका है। इस पिछड़े इलाके का विकास तभी हो पाएगा जब शांति और सद्भावना पूरे क्षेत्र में पैदा हो। हम पूरे उत्तराखंड में 40 दिन की जो ये यात्रा है, इसमें जगह जगह जाएंगे, बातचीत करेंगे, लोगों से अपील करेंगे कि आप आपस में आज़ादी के 75वें वर्ष के आयोजन में इस यात्रा को आयोजित किया गया है, जिसमें उत्तराखंड के तमाम बौद्धिक संगठन, जन आंदोलनों के लोग, सर्व सेवा संघ के लोग, उत्तराखंड सर्वोदय मंडल के लोग और पिछले 50-60 वर्ष में जिन जिन समूहों ने जो भी आंदोलन किए हैं, सब आंदोलनकारी संगठनों की तरफ से इस यात्रा का आयोजन किया गया है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य है समाज में भाईचारा बढ़े, प्रेम बढ़े, एक दूसरे पर भरोसा बढ़े, प्राणियों का एक दूसरे पर सम्मान हो, सबकी जो जाति की विषमता है, जो धर्म की विषमता है, जो लिंग की विषमता है, वो समाप्त हो और पूरे उत्तराखंड, पूरा जो हमारा उत्तराखंड है जिसे हम वनभूमि कहते हैं और देवभूमि भी आजकल कहने लगे हैं, ये वनभूमि और देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि है।
तो उसका बचाव होना है। एक तो है कि नशा मुक्त हो, शराब न बिकेगा, न कोई पिएगा, न कोई दुकानें खुलेगी। उसके लिए हमारे ये 40 दिन की यात्रा होगी। और दूसरा है कि हमारा जंगल बचना चाहिए, हमारी ज़मीन बचनी चाहिए और हमारा पानी बचना चाहिए, क्योंकि गांव-गांव में सब लोगों ने गांव छोड़ दिया है। एक तो कोई सुविधा नहीं है वहाँ, न सड़क जाती है और न कोई स्कूल है। और ऐसे वेतन बढ़ाए जाने, कर्मचारी बीमा निधि और पीएफ की मांग को लेकर मैंगलोर नगर पालिका पर आउटसोर्स सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। कर्मचारियों ने ठेकेदार पर मनमानी किए जाने का आरोप लगाकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाए जाने और सफाई कर्मचारी भत्ता दिए जाने की मांग की है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने बताया कि शहर की साफ सफाई के लिए ठेकेदार द्वारा सफाई कर्मचारियों को लगाया गया, जिससे कस्बे में साफ सफाई लगातार बनी रहे। कर्मचारियों का आरोप है कि ठेकेदार को कर्मचारियों का वेतन दे दिया गया है, लेकिन ठेकेदार ने अभी साफ सफाई कर्मचारियों को पीएफ और ईएसआई नहीं दिया है। काफी टाइम से हमारा बहुत ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। ठेकेदार क्या करता है कि जब किसी को मर्जी आए, जब हटा दिया, जब किसी को भी लगा लिया। ये ठेकेदार की अपनी प्रतिक्रिया है। और मैं जैसा भी बताया पहले भी कि लखन जी ने बताया कि पीएफ काफ़ी टाइम से हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। जब तक हमारा ये मांगे पूरी नहीं होगी, हमारा पीएफ नहीं पूरा जमा होगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो घोषणा करी है, ये नहीं पूरी होगा जब तक हमारी हड़ताल ख़त्म नहीं होगी। और हमारा ठेका जो है डोर टू कलेक्शन का अलग है और जो हमारा ट्रैक्टर ट्रॉली और सड़क से उठाने वाले कूड़े का उनका अलग है। दोनों ही अलग अलग ठेकेदारों के हैं, क्योंकि 31 मार्च को हमारे दोनों टेंडर जो हैं उनकी अवधि समाप्त हो गई है। उसकी टेंडर प्रोसेस चल रहा है। हमने एक अस्थायी व्यवस्था बना रखी है जिसके एवज में इनके अप्रैल की तनख्वाह जो है इनको पेड हो गई है। पुराने ठेकेदार की अभी कुछ ड्यूज़ हैं, इन्होंने ईएसआई और ईपीएफ वगैरह नहीं दिया है इनका। गदरपुर की जनता की वर्षों पुरानी बस स्टैंड की मांग जल्द पूरी होगी, जिसको लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम के सहायक प्रबंधक ने SIMT कॉलेज के पास बनने वाले बस अड्डे वाली भूमि का निरीक्षण किया। साथ ही राजस्व कर्मियों द्वारा भूमि की पैमाइश की गई। उत्तराखंड परिवहन निगम के सहायक महाप्रबंधक राकेश कुमार ने कहा कि बस अड्डे का निर्माण शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि 3 करोड़ 17 लाख की लागत से बस अड्डे का निर्माण होगा, जिसे 18 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि 3 करोड़ 49 लाख 17 हज़ार इसकी लागत है। और जो मंडी परिषद का जो वो एक अनुमानित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद बाहरी प्रदेशों से आने वाली उप खनिज सामग्री पर रोक लगा दी गई है। साथ ही आला अधिकारियों के आदेश पर गठित टीम ने सीमा क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी है, जिसके चलते बाहरी प्रदेशों से अवैध रूप से लाई जा रही उप खनिज सामग्री पर गठित टीम द्वारा कार्रवाई कर जुर्माना भी वसूला जा रहा है। इसी क्रम में कालसी वन प्रभाग के अंतर्गत टिमली रेंज की हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा के कुल्हाल चेक पोस्ट पर वन क्षेत्राधिकारी पूजा रावल की अगुवाई में वन विभाग की टीम ने व्यापक अभियान चलाया और हिमाचल की सीमा से उप खनिज और अन्य खनिज सामग्री भरकर आ रहे वाहनों की गहनता से जांच पड़ताल की। वन क्षेत्राधिकारी पूजा रावल ने बताया कि आला अधिकारियों के निर्देश पर इस तरह का चेकिंग अभियान अक्सर चलाया जाता है। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि पिछले टाइम एक ऑर्डर हुआ है 2 महीने पहले, जिसमें बाहरी राज्यों से रेत, बजरी, बोल्डर इनका जो है प्रवेश प्रतिबंधित है। इसके लिए समिति बनाई गई है और उस समिति के तहत ही हम भी एक सदस्य हैं और उसी वजह से अभियान चलाया जा रहा है। कुछ दिनों से शिकायत हो रही थी कि बॉर्डर से रेत, बजरी आ रहा है, तो उसी के चलते अभियान चलाया जा रहा है। आप लोग और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।